नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा और हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और आज की स्टोरी हम सब तो हिल गए जब हम लोगों को ये पता लगा ये स्टोरी, और आप भी जब इस स्टोरी के बारे में सुनेंगे तो निश्चित तौर पर हिल जाएंगे कि आखिर इस देश में संवैधानिक मर्यादाओं को, परंपराओं को किस तरह से तार-तार किया जा रहा है और सच किस तरह से छुपाया जा रहा है। शिव जी हमेशा की तरह चर्चा की शुरुआत करेंगे और एक-एक करके हम तमाम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। आपसे आग्रह करेंगे, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन ज़रा बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि एक-एक तथ्य आपके दिमाग को हिला देगा कि चल क्या रहा है इस देश में। जी शिव जी। सामने ये आपकी एक तस्वीर है और ये तस्वीर जब सामने आई तो फिर पूरी स्टोरी सामने आई कि आखिर हमारे देश के नंबर 2 कहे जाने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति कहां हैं। ये जानकारी सरकार से पूछी गई, सरकार ने उसका जवाब दिया है जो आपको हैरान कर देगा। धनखड़ जी आपके सामने, धनखड़ जी की जानकारी ली गई। 21 जुलाई के बाद आज 23 अगस्त हो गया, यानी 1 महीना 3 दिन हो गए, क्योंकि जुलाई 31 दिन की थी। इस 1 महीने 3 दिन में धनखड़ जी कहां हैं? अब कहां हैं जगदीप धनखड़? संतोष पाठक जी। देखिए, अब कहाँ है जगदीप धनखड़? ये सवाल तो पूछा ही जाए। लेकिन आज का सवाल ये है कि जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया किसको? क्योंकि हमें कहानी क्या बताई गई थी? हमें बताया गया था कि राष्ट्रपति आनन-फानन में चले गए। राष्ट्रपति भवन के बाहर जो गार्ड थे वो हक्के-बक्के रह गए। अरे! उपराष्ट्रपति साहब आ गए बिना उसके। बड़ा एकदम से हड़कंप मच गया पूरे राष्ट्रपति भवन में। अचानक तुरंत राष्ट्रपति फिर तैयार होके आए। उनके एडीसी भी साथ में नहीं थे, फोटोग्राफर भी साथ में नहीं थे, इसलिए फोटो नहीं आ पाई और गुस्से में अपना इस्तीफा देकर जगदीप धनखड़ साहब निकल गए। अब अचानक पहुँच गए होंगे, चलिए मान लिया जाए। राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात अचानक हुई, फोटोग्राफर नहीं थे इसलिए फोटो नहीं आया, ये भी मान लिया जाए। लेकिन राष्ट्रपति भवन में पता ही नहीं किसी को कि उपराष्ट्रपति कब आए। जी, दर्शकों को मैं कहूँगा चौंकिएगा मत। राष्ट्रपति भवन के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उपराष्ट्रपति कब आए। राष्ट्रपति भवन के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके इस्तीफा कब दिया। राष्ट्रपति के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उनका इस्तीफा कब स्वीकार किया गया। और ये कोई शिव कुमार मिश्रा जी या संतोष पाठक नहीं कह रहे। ये खुलासा राष्ट्रपति सचिवालय ने किया है। चौंकिएगा मत, लेकिन यही इस देश की संवैधानिक सच्चाई बन गई है और हम एक-एक करके बताएँगे। लेकिन इससे पहले जो हम आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहे थे, राहुल गांधी। अभी कुछ दिन पहले संसद भवन, जो पुराना संसद भवन है, वहाँ पर एक मीटिंग हुई विपक्षी गठबंधन के नेताओं की, जो उनके उम्मीदवार थे पी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए। राहुल गांधी बिहार में अपना वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। ये पोस्टर जो वायरल हो रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। लेकिन आज सवाल इससे आगे हो गया है। तो राहुल गांधी ने उसमें ये सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रहस्यमयी रूप से गायब है, चुप है। ये इस देश की हालत हो गई। ये राहुल गांधी आपको बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी ने जैसे ही सवाल उठाए, सरकार में हड़कंप मच गया। अगले दिन खबर छपवाई गई कि हमने जी बंगला अलॉट कर दिया है। जबकि जगदीप धनखड़ साहब ने बंगला मांगा नहीं, तो बंगला अलॉट कर दिया गया। लेकिन अब जिस तरह की जानकारी आई है, उस जानकारी के बाद तो कई सारी सवाल जो हैं वो उठने लग गए। अभी मैं चाहूंगा अगर शिव जी आपको दिखा सके कि क्या सवाल पूछा गया था। ये सवाल जो स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अजय वासुदेव बोस जी। इन्होंने सवाल पूछा और इन्होंने जो सवाल पूछा राष्ट्रपति सचिवालय से, वो 2 सवाल पूछे। बड़े मासूम से सवाल है, बहुत ही मासूम से सवाल है। पहला सवाल उन्होंने पूछा, ये वो सवाल वाली कॉपी आपके स्क्रीन पर दिख रही है। पहला सवाल उन्होंने पूछा, प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एट व्हाट टाइम एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ साउथ अपॉइंटमेंट टू मीट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑन डेट 21 जुलाई 2025। पहला सवाल पूछा गया कि कृपया हमें बताइए कि 21 जुलाई को, जैसा कि हमें कहानी सुनाई गई थी कि रात में अचानक पहुंच गए थे,
तो 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति, उस समय जो उपराष्ट्रपति थे, अब एक्स हो गए हैं, उनकी जगदीप धनखड़ साहब की राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कब हुई? ये पहला सवाल पूछा गया। ये जवाब की कॉपी दिखा रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया, प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट व्हाट टाइम एंड डेट रेजिग्नेशन ऑफ एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ वाज एक्सेप्टेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा मासूम सा सवाल पूछा गया कि कृपया हमें बताइए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा कब स्वीकार किया गया। दो मासूम से सवाल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बाकायदा इस देश के आरटीआई कानून जो कि मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था जब यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हुआ करती थी, उस आरटीआई कानून का हवाला देते हुए पूछा गया। किससे पूछा गया? राष्ट्रपति सचिवालय से पूछा गया। अब जवाब की कॉपी हम दिखा रहे थे, उस जवाब की कॉपी दिखा देते हैं। राष्ट्रपति सचिवालय का जवाब है, मेरा जवाब या शिव कुमार मिश्रा जी का जवाब नहीं है। पहला मासूम सा सवाल क्या था कि 21 जुलाई को उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुलाकात द्रौपदी मुर्मू से कब हुई थी? राष्ट्रपति भवन का सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय क्या कह रहा है? नो सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस सेक्रेटेरिएट। ये नहीं कह रहे कि हम सूचना नहीं देंगे। आमतौर पर आजकल आरटीआई के ऐसे जवाब कई आ जाते हैं कि नहीं इसमें ये कानून है, ये कानून है, हम जानकारी नहीं दे सकते। यहाँ राष्ट्रपति सचिवालय कह रहा है कि उनके पास उस मुलाकात की कोई जानकारी नहीं। मतलब 21 जुलाई को क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंचे थे? समय नहीं लिया था, लेकिन मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात का रिकॉर्ड रखा जाता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जाता है। देश के महामहिम, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद, इस देश की तीनों सेनाओं की कमांडर है। कोई भी आदमी उनसे मुलाकात कर ले और उसका रिकॉर्ड ना रखा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। राष्ट्रपति सचिवालय कह रहा है उनके पास ऐसी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो उपराष्ट्रपति ने जैसी कहानी हमें बताई गई थी, क्या वो वाकई राष्ट्रपति भवन गए थे इस्तीफा देने के लिए, या किसी और ने जबरदस्ती उनसे इस्तीफे पर हस्ताक्षर करवा के राष्ट्रपति भवन भेज दिया? या दूसरे सवाल का जवाब आप सुनेंगे तो और चौंक जाएंगे कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया भी या नहीं किया। क्या राष्ट्रपति के पास इस्तीफे की फिजिकल कॉपी पहुंची भी नहीं पहुंची, या उन्हें भी सोशल मीडिया से ही पता लगा? अब सोशल मीडिया जो वाइस प्रेसिडेंट का अकाउंट है जिसपे इस्तीफे की कॉपी शेयर की गई थी, वो एक टीम चलाती है, कई लोगों के पास पासवर्ड हो। ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि दूसरे सवाल का जवाब सुनिए। दूसरा सवाल क्या था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा कब स्वीकार किया? प्रोसेस क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसका जवाब में राष्ट्रपति सचिवालय ने द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज नोटिफाइड द रेजिग्नेशन बाय गजट नोटिफिकेशन डेटेड 22 ऑफ जुलाई 2025। यानी उस सवाल के जवाब में उन्होंने 22 जुलाई को जो गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उपराष्ट्रपति के पद के खाली हो जाने का, जिसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की, उसका नोटिफिकेशन का जिक्र करते हैं। अब पता नहीं राष्ट्रपति के पास इस्तीफा पहुंचा नहीं पहुंचा, पता नहीं राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया या नहीं किया, क्योंकि किया होगा 21 जुलाई की रात को किया होगा या 22 जुलाई की सुबह किया होगा। ऐसी जानकारी भी राष्ट्रपति सचिवालय के पास नहीं है। अब आते हैं गंभीर सवालों की तरफ शिव जी। नंबर 1, उपराष्ट्रपति दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जब इस्तीफा देता है तो संवैधानिक दृष्टि से कहा जाता है कि वो राष्ट्रपति, जो कि पहले नंबर का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद भी संवैधानिक दृष्टिकोण से उपराष्ट्रपति के नीचे होता है। तो उपराष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति से मुलाकात करके अपना इस्तीफा उनको सौंपेगा। उसके बाद राष्ट्रपति उस इस्तीफे को स्वीकार करता है और भारत सरकार को इसकी जानकारी दी जाती है। फिर गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी करता है कि ये पद खाली हो गया है, कि कोई राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, और फिर चुनाव आयोग उस पद के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। यहां राष्ट्रपति से कब मुलाकात हुई, राष्ट्रपति सचिवालय को इसकी जानकारी नहीं। राष्ट्रपति ने कब इस्तीफा स्वीकार किया, राष्ट्रपति सचिवालय ने इसकी जानकारी भी नहीं दी, यानी सवाल को टाल दिया है। हाँ, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ये सच्चाई है, और चुनाव आयोग ने चुनावों का ऐलान कर दिया, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये भी सच्चाई है। तो यहां सवाल ये उठ रहा है कि अब जगदीप धनखड़ साहब कहां गायब है। ये सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये हो गया है कि जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा राष्ट्रपति भवन लेके कौन गया था, या कोई उनका इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति भवन गया भी था या नहीं गया। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई भी थी या नहीं, यह सब कुछ भारत सरकार ने तय कर दिया।
संसद भवन में जब उनको बताया गया कि आप इस्तीफा नहीं देंगे तो आपके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, 100 के लगभग सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो वहां उन्होंने इस्तीफा खुद से टाइप करवाया कि किसी और ने इस्तीफा टाइप करवाया? वहां पर उस इस्तीफे पर उन्होंने खुद से अपनी स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए कि किसी और ने उनसे जबरदस्ती दबाव डालकर हस्ताक्षर करवाया? और वहां से निकलकर जो कहानी हमें बताई गई, क्या वाकई वो राष्ट्रपति भवन खुद से गए या उनको कोई जबरदस्ती उपराष्ट्रपति भवन लेकर चला गया और तब से उपराष्ट्रपति भवन में जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि एक दो कमरे में उनको एक तरह से नजरबंद करके रख दिया गया है। शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म, शिव कुमार मिश्रा जी, संतोष पाठक, हम दोनों नहीं जानते कि सच्चाई क्या है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर वायरल। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनको एक दो कमरों में नजरबंद करके रख दिया गया है। अब जो देश के दूसरे नंबर के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हो, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दे, वो किसी अस्पताल में भर्ती नहीं होते, उनके स्वास्थ्य का कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं होता। जिस राज्यसभा के वो सभापति रह चुके हैं, उस राज्यसभा के सदस्य शरद पवार हो, संजय राउत हो, विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता हो, जिस जाट कौम के वो रहनुमा माने जाते हैं, जिस किसान पुत्र होने की वो बात करते रहते हैं, जाट और किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल जाता है, बैठकर घंटों तक बैठा रहता है, उपराष्ट्रपति से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। कौन है जो उपराष्ट्रपति का मोबाइल या फोन अटेंड कर रहा है? कौन है जो उपराष्ट्रपति के घर पर फोन करने वाले तमाम नेताओं को टाल रहा है कि धनखड़ साहब मिलना नहीं चाहते? कौन है जो उनके घर पर जाकर बैठने वाले, घंटों तक इंतजार करने वाले, उनके घर में जिसकी एंट्री होगी निश्चित तौर पर बड़ा व्यक्ति होगा। जगदीप धनखड़ साहब के साथ उनकी जान पहचान होगी, तभी तो घर में एंट्री हुई होगी। रेगुलर वो जाते भी रहते होंगे, लेकिन वहां भी कह दिया जाता है कि नहीं, उपराष्ट्रपति मिलना नहीं चाहते। मिलना नहीं चाहते या कोई उनको मिलने से रोक रहा है? अब तो ये सवाल उठ रहा है। अब कहाँ की बजाय सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनका इस्तीफा जो दिलवाया गया आनन-फानन में, क्या वो संवैधानिक परंपराओं का पालन करते हुए दिलवाया गया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका इस्तीफा ही अवैध हो जाए? और ये आरटीआई का जवाब शिव जी आज मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले दिनों में ये मामला निश्चित तौर पर मान के चलिए कि पीआईएल के रूप में देश की सुप्रीम अदालत में भी जाएगा कि क्या ये इस्तीफा संवैधानिक नियमों, परंपराओं, कानूनों का पालन करते हुए दिया गया? क्या इस इस्तीफे को संवैधानिक नियमों, परंपराओं, कानूनों का पालन करते हुए स्वीकार किया गया, या फिर इसके पीछे कोई और झोल-झाल है? हालांकि अब ये कहानी, स्टोरी सामने आने के बाद अगर बैकडेट में कुछ हस्ताक्षर करवा लिए जाए तो बात दूसरी है, नहीं तो मामला तो फंस गया है। जी। और एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, और ये सही मायने में आज की ब्रेकिंग न्यूज है, आज की बड़ी जानकारी है, लेकिन इसका जो श्रेय है वो आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस जी को भी देना पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से बता देता हूँ आपको कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन आज मैंने सोशल मीडिया पर जब उनका पोस्ट देखा, जिसमें उन्होंने आरटीआई की इस पूरी जानकारी को सामने रखा है, तो इसको पढ़कर मैं भी दंग रह गया कि संवैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च पद पर बैठे नंबर 1 और नंबर 2, उन दोनों व्यक्तियों की मुलाकात, इस्तीफे का प्रकरण, इस्तीफा स्वीकार करने का प्रकरण, उसमें कितना झोल-झाल है, ये राष्ट्रपति सचिवालय का जवाब है। इस जवाब में अब कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। इस जवाब में कोई हेर-फेर नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना, गोली बंदूक से निकल चुकी है, तो सच सामने आ चुका है। अब जो भी आप घोल-मट्ठा करते रहे, मैं अपनी देशी भाषा में कहता हूँ, घोल-मट्ठा करते रहिए। एक सच को छुपाने के लिए आपने कई झूठ पहले ही बोल दिए हैं, अब आगे जाकर और भी झूठ बोलते रहिए, लेकिन सच आज सामने आ गया है। सच तो सामने आता है, सच रुकता नहीं है। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये आज की कहावत तो है नहीं। अब ये कागज के फूल सामने आ गए, अब इनमें खुशबू कैसे आ जाती, इनमें इस्तीफा लिख के कैसे दे देते, इनमें इस्तीफा दे देते लिख के, तो फिर कागज में भी खुशबू आ जाती, फंस जाते। लेकिन इस सब के पीछे आप तथ्य समझिए। एक खबर आती है उपराष्ट्रपति महोदय इस्तीफा देने जाए, तब तक वो थे वहां, गए, इंतजार कराया। किसने इंतजार कराया जब सचिवालय के पास सूचना नहीं है? आरटीआई का मतलब है कि हमने एक सवाल दाखिल किया, उस दाखिल सवाल पर हमें जवाब मिला। अभी मैंने बात की, एक और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं छत्तीसगढ़ के, चर्चित में नाम उनका भी रहता है, कुणाल शुक्ला जी। मैंने उनसे पूछा
कि आपने भी डाली थी? तो उन्होंने कहा मैंने आरटीआई डाली थी जिसके अंतर्गत 50 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति, किसी संस्थान, किसी सिस्टम की जानकारी प्रोवाइड कराना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें किसी के गायब हो जाना, किसी के बारे में जानकारी नहीं मिलना, वो जीवन मरण के बारे में जानकारी है। उस धारा के तहत हमने जानकारी मांगी और उस धारा के तहत आज 3 दिन बाद भी हमें कोई जवाब नहीं मिला है, जबकि 48 घंटे 2 दिन में होते हैं। क्योंकि जवाब देकर सरकार फंसना नहीं चाहती है। धनखड़ जी, मैं फिर कह रहा हूं, 9 सितंबर के बाद एक आध बार सामने आएंगे, बताएंगे। पहले तो उन्हें खुद शौक लग गया होगा कि मेरा इस्तीफा हो गया, मैं अगर 5 साल विधिवत रिटायर करके जाता तो फिर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना रहता। उसके लिए मैंने अपनी कमर झुका ली थी, हाथ कपा लिए थे, सब कुछ काम नहीं आया। कहते नहीं है कि जब आप जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। वास्तव में धनखड़ जी के साथ तो जीवित में ऐसा हुआ कि गए तो खाली हाथ चले गए, एकाएक इस्तीफा हो गया, कुछ नहीं कह पाए, कुछ बता भी नहीं पाए। बड़े हाथ जोड़े, बड़े गिड़गिड़ाए। वो सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो किसी भी उपराष्ट्रपति की आज तक वायरल नहीं हुई। उपराष्ट्रपति तो सरकार के साथ, राष्ट्रपति सरकार के साथ, लेकिन क्या इस ओहदे तक कोई गया? इसका मतलब पूर्ववर्ती उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति इस तरह व्यवहार नहीं किए। मैंने सदन चलाते वक्त देखा, उन्होंने 80 वर्ष से ज्यादा के उम्र दराज नेता प्रतिपक्ष खरगे साहब को क्या क्या बता दिया। देशद्रोही बता दिया, संविधान विरोधी बता दिया, दलित विरोधी बता दिया। कौन सा शब्द था जो उनको नहीं बताया? नॉनसेंस बता दिया। उस पर बड़ा बवाल हुआ, क्या नहीं कहा। और अध्यापक की तरह क्लास चलाने का काम उन्होंने किया, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये जो नया कल्चर आया है दोनों सदनों में, क्या नतीजा था उसका? प्रधानमंत्री जी सदन में जाते हैं, पहले गो बैक के नारे लगते थे, अब की बार लगे वोट चोर, नरेंद्र मोदी वोट चोर। इससे ज्यादा गरिमा अब और क्या गिरेगी? और इसे भी अगर मजाक समझते हो, इसे कुछ अच्छा समझते हो, तो फिर क्या कहा जाएगा? भाई, अब तक के कार्यकाल में एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे जो गिरफ्तार हुए और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं, तत्काल आपके राज्यपाल यही जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, ये आवाज से निकलते ही उन्हें गिरफ्तार करा देते हैं। नहीं शिव जी, शरद पवार ने, शिव जी नहीं, इसको ये बड़ी काम की जानकारी है, ये दर्शकों को बता देता हूं। ये हुआ क्या कि उपराष्ट्रपति चुनाव में पहले तो आपने जो किया वो ठीक है, देश की जनता सोचे कि कितना सही किया कितना गलत किया, हमारा काम तो तथ्यों को सामने रखना है। पहले इन्होंने अपने सीपी राधाकृष्णन साहब को लेकर क्या कार्ड खेला? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आते मोहन भागवत को तोहफा देने के लिए किया गया। फिर क्या कार्ड इन्होंने खेला? तमिल वाला कार्ड खेला कि तमिलनाडु से आते हैं तो विपक्षी गठबंधन में शामिल डीएमके जैसी बड़ी पार्टियों को और तमाम तमिलियन पार्टी को जो है वो एनडीए के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। आप इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाह रहे थे। फिर उन्होंने कार्ड खेला दक्षिण भारत वाला कि साउथ इंडियन कार्ड खेलिए, दक्षिण भारत के तमाम राजनीतिक दलों को इनके उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। दक्षिण भारत में बीजेपी की हालत कितनी खस्ता है ये हम और आप सभी जानते हैं। और कल तो बड़ा दिलचस्प कार्ड खेल दिया इन्होंने, बहुत ही दिलचस्प कार्ड खेल दिया इन्होंने। शरद पवार ने पोल खोल के रख दी। कल क्या था, देवेंद्र फडणवीस साहब ने फोन किया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, आला नेताओं के कहने पर। किसको? उद्धव ठाकरे को और शरद। कहा कि सीपी राधाकृष्णन साहब मुंबई के वोटर है, महाराष्ट्र के वोटर है, तो महाराष्ट्र की अस्मिता को देखते हुए महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक दलों को उनको वोट करना चाहिए। अब देखिए बड़ा गजब, कोई भी राज्यपाल जब किसी राज्य में का राज्यपाल होता है वो उस राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जैसे राष्ट्रपति इस देश के प्रथम नागरिक है, तो पहला वोटर कार्ड जो होता है वो राष्ट्रपति का बनता है। जब भी नया वोटर कार्ड जो बनता है तो पहला वोटर कार्ड राष्ट्रपति का बनता है, वो दिल्ली के मतदाता होते हैं। अब लखनऊ, अगर यूपी के राज्यपाल जैसे आनंदीबेन पटेल है तो वो लखनऊ के मतदाता है जो जिस राज्य में होता है। अब इसी संवैधानिक बाध्यता के कारण सीपी राधाकृष्णन साहब मुंबई के वोटर है
अब बताइए कौन कौन सी अस्मिता। तो उन्होंने खेल दिया कि पवार साहब वो मुंबई के वोटर हैं, महाराष्ट्र के वोटर हैं, तो महाराष्ट्र का कोई वोटर अगर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ रहा है तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। शरद पवार ने साफ साफ कहा नहीं नहीं, लोकतंत्र का खिलाफ जाने वाले किसी व्यक्ति को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। हेमंत सोरेन को, ये शरद पवार का आरोप है कि राजभवन के अंदर से गिरफ्तार करवाया। जब सीपी राधाकृष्णन साहब झारखंड के राज्यपाल थे, कई तरह के आरोप लग रहे थे जांच एजेंसी ईडी पर। जब ये तय हो गया कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी, तो अरविंद केजरीवाल ने जो बाद में किया वो नहीं किया उन्होंने संवैधानिक नियम नैतिकताओं का पालन करते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री कैसे गिरफ्तार हो सकता है। तो वो राजभवन चले गए कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ राज्यपाल जी, और मैं बाहर जाके सरेंडर कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं थी, हेमंत सोरेन कोई भाग थोड़ी जाते राजभवन से, बाहर ईडी की टीम बैठी हुई थी। लेकिन शरद पवार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने तमाम संवैधानिक नियमों, परंपराओं, लोकतांत्रिक नियमों, परंपराओं को ताक पर रख के जांच एजेंसी को अंदर बुलवाया और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी राजभवन से हुई। ये शरद पवार ने बड़ा आरोप लगा दिया है एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार पर। जो व्यक्ति स्वेच्छा से नैतिकता का पालन करते हुए इस्तीफा देने गया था और बाहर आकर सरेंडर करने जा रहा था, उस व्यक्ति को राजभवन के अंदर से बुलवाकर आपने गिरफ्तार करवाया। इससे बड़ा दोहरा चरित्र कुछ हो नहीं सकता। और शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के मुंह पर पोल खोल के रख दी कि भैया फडणवीस साहब, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात मत करो, वो तो लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार पर रखने वाले व्यक्ति हैं और मैं किसी भी हालत में उनका समर्थन नहीं कर सकता हूं, उनको वोट नहीं दे सकता हूं। जी शिव जी। कल एक और दिलचस्प स्टोरी छपी, उस स्टोरी पर पत्रकारों ने फोकस ही नहीं किया। कल सीपी राधाकृष्णन के बारे में एक स्टोरी छपती है और उसमें ये साबित करने का प्रयास किया गया कि ये तो बड़े काम के आदमी थे। ये 1999 की जो सरकार थी, 2000 वाली, अटल बिहारी वाजपेयी की, उसमें ये मंत्री बन जाते, लेकिन इनके नाम का मिस हो गया और इनके नाम की जगह कोई दूसरा मिनिस्ट्री की, मंत्रालय की शपथ ले गया। जब शपथ ग्रहण हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लालकृष्ण आडवाणी से पूछा कि वो दाढ़ी वाले ने शपथ नहीं ली। तो पता लगा कि इनके नाम का मिसयूज करके सचिवालय ने या उनके पार्टी के नेताओं ने नाम चेंज कर दिया इनकी जगह। इस खबर का यहां औचित्य क्या था? इसका मतलब यह था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में सीपी राधाकृष्णन के प्रति बहुत भरोसा था। फिर यही नहीं रुकी बात, फिर उसमें अगला जो पैरा था वो था, उस पैरे का कोई मतलब ही नहीं था कि फिर 2014 में उन्हें मंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य था कि वो चुनाव ही नहीं जीते। भैया, जब तक सांसद नहीं बनेगा तब तक उसको मंत्री कौन बना देगा? क्या गजब खबरें लिखते हो, लिखते वक्त ये भी नहीं सोचते हो कि मेरी मजाक बनेगी। कौन थे वो पत्रकार, कौन थे वो लेखक? भाई कुछ सोच समझ कर तो लिखिए। पहले व्यक्ति संसद बनेगा, और जब इतनी इनकी वफादारी थी तो स्मृति ईरानी बिना चुनाव लड़े, बिना जीते मंत्री बन गई, तो सीपी राधाकृष्णन साहब कैसे रह गए? जब चुनाव हारकर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बन सकते हैं, धामी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो सीपी राधाकृष्णन मंत्री बनने से किसने रोका? मतलब क्या गजब खबर लिखते हो। न सिर है, न पांव है, न हाथ है, इंसान बनाकर खड़ा कर देते हो, गजब लिखते हो। और कोई और विश्लेषण करने पर उस पर बैठ जाए, उसके सटीक उदाहरण प्रस्तुत कर दे, तो उसे बता दो कि तुम तो किसी के खरीदे हुए गुलाम हो, तुम तो किसी खरीदे हुए, पैसे से खरीदे हुए व्यक्ति हो। अब इसमें खबर पढ़ना, खबर पर बातचीत करना गुलामी हो जाती है। ये कल के अखबारों की खबर बता रहा हूं। अब इतने पर भी राधाकृष्णन जी को घर घर जाना पड़ रहा है। सुबह आडवाणी जी के घर पहुंचे हैं, फिर मुरली मनोहर जोशी जी के घर पहुंचे, लेकिन धनखड़ जी कहां हैं? उन्हें लेके क्यों नहीं चले जाते? अरे उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, अभी भाजपा से तो इस्तीफा उनका, न भाजपा के, अब सीपी राधाकृष्णन भी अब भाजपा के सदस्य तो नहीं रहे। क्यों? हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पहले पार्टी से इस्तीफा देते हैं, अपने सभी पदों से इस्तीफा देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो धनखड़ जी और आप तो दोनों बिना पार्टी के आदमी हो, दोनों एक ही पार्टी के हो, दोनों बराबर राज्यपाल रहे, अब आप उनका पद लेने जा रहे हो। तो भैया धनखड़ जी को साथ लेके चले जाओ कि भैया मेरा तो स्वास्थ्य बेकार था, अब मैंने तो इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य के कारणों से, अब आप इन्हें चुन लीजिए, चले जाए राजस्थान के, सब जाट लॉबी मान जाएगी।
चले जाएं जयंत चौधरी के पास कि भैया आप इसे वोट दे दीजिए, ये उम्मीदवार नए हैं, बड़े अच्छे हैं। भैया कहां है धनखड़ जी? आईटीआई में पूछा, उसे नहीं बताया तो मुझे तो बताओगे क्या? वो तो लिखित सबूत बन गया। अब सवाल ये नहीं है कि धनखड़ जी कहां है, अब सवाल ये है कि संविधान, कानून, नियम कहां है? हम चर्चा करते हैं 75 के आपातकाल की, क्योंकि आपातकाल घोषित हुआ और तथ्य, पेपर, सबूत, हम इस बात की भी चर्चा बरसों आगे जाकर करते रहेंगे कि एक वक्त आया था जब गृह मंत्री ने बताया कि फलानी घटना 2003 में हुई, 2060 में हुई और 2070 में हुई। ये तथ्य कहीं नहीं चले जाएंगे। अब तो ये वीडियो वायरल हो गए, फिर वो बताएंगे कि 1960 में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवित थे, ये लोकसभा के पटल पे कहा है। तो इसे कहां तक रोकोगे? इस ज्ञान से देश को कौन सी राह पर ले जाओगे? मैं तो ये हैरान हूं। 47 तक तुम सत्ता की गारंटी लेते हो, जब तक अब तक कोई भी सत्ताधारी दल ये नहीं कह पाया कि हम अगले चुनाव में भी जीतेंगे। उन्होंने तो सबने यही कहा कि हमने जनहित के काम किए, जनता पसंद करेगी तो हम आगे आएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि हम, लेकिन तुम 14 से 19 आए, तब भी तुमने कहा कि हमें कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि जब ये काम समझ में आ रहे हैं जो अब हो रहा है, धीरे धीरे होता क्या है संतोष जी, मैं 30 सेकंड और लूंगा फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। शुरुआत में हमारी जो कमियां होती हैं वो समझने में भी देर लगती है। आज लोग समझ गए कि नहीं समझ गए कि 5 बजे के बाद ही वोट कैसे बढ़ते हैं, और वोट का आंकड़ा 3 दिन बाद ही क्यों मिलता है? ये मिला तो 2019 में भी था, तब क्यों नहीं लोगों ने सवाल किए? क्योंकि जब तक तथ्य नहीं मिलेंगे, सबूत नहीं मिलेंगे। अब सीएस डीएसआर वाले गुप्ता जी पर एफआईआर हो गई, अब उन्हें बताया जाने लगा कि ये तो पूर्ववर्ती कांग्रेसी है, अभी लगातार 11 साल से बीजेपी को जिता रहे थे, तो सब ठीक है। पिछले चुनाव में भी वो कह रहे थे कि 27% लोग चाहते हैं केवल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना और 50% लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। संतोष जी, बस अंतिम कमेंट आपसे मांग रहा हूं, क्या ये सब संविधान के तहत काम हो रहे हैं? देश की जनता इन सब कामों से खुश है? देखिए शिव जी, आपने स्मृति ईरानी का उदाहरण दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी संसदीय क्षेत्र से राहुल गांधी से चुनाव हार गई थी स्मृति ईरानी। इसके बावजूद उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया था, कुछ और नेताओं को मंत्री बनाया गया था। चलिए, स्मृति ईरानी तो बहुत बड़ी नेता है और बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको। 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव हार गए पंजाब से। वो लुधियाना से कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा बारिक से चुनाव हारे, लेकिन इसके बावजूद उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के सांसद वो थे पिछली बार, और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, आतंकवाद को खत्म करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बाद में जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके बेअंत सिंह, उनके पोते लोकसभा चुनाव हारे फिर भी मंत्री बनाया, क्योंकि कांग्रेस से वो इसी शर्त पर भाजपा में आए थे कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, मैं मंत्री बनूंगा। मेरा छोटा सा, इसका मतलब फिर आप दैनिक जागरण को झूठा साबित कर रहे हो कि सीपी राधाकृष्णन चुनाव हार गए और वो मंत्री बन जाते। अभी आगे तो और आइए, आगे और आइए। तमिलनाडु के नीलगिरी के उम्मीदवार थे एल मुरुगन, जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे, और ये अपने आप को तमिलनाडु का भावी मुख्यमंत्री मानते हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब बनेगी कब नहीं बनेगी, अन्नामलाई से बहुत इनका तनाव चलता रहता है। एल मुरुगन साहब भी तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव हार गए थे, उनको भी 2024 में मोदी जी ने मंत्री बनाया। तो हो सकता है कि सीपी राधाकृष्णन साहब की योग्यता उस समय उन तक नहीं पहुंची होगी। जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का जिक्र किया तो उस समय एक बड़ी अजीब सी चीज थी, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये दर्शकों के जानने के लिए, शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के दर्शकों के जानने के लिए बहुत दिलचस्प होगा। 98 की बात है, 98 या 99 की बात है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, शायद 98 की बात है, कि बीजेपी की सरकार में बहुत सारे सांसद जीत कर आए। सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की एक सूची बनाई,
अब वो होता क्या है, तकनीकी रूप से क्या होता है कि नेता अपनी एक सूची बना लेते हैं और वो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी को दे देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का जो अधिकारी होता है, वो उन व्यक्ति को सूचित करता है कि जी आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। फिर वो पास भी पूछे जाते हैं कि यार मैं अपने परिवार से इतने लोगों को लेकर आना चाहता हूँ, तो पास की व्यवस्था भी करवाते हैं वो। कौन से गेट नंबर से अंदर जाएँगे, इसकी व्यवस्था करवाते हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, उसकी व्यवस्था होती है। और ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति सचिवालय के साथ कोऑर्डिनेशन करके ये तय की जाती है। तो अगर ये राधा कृष्णन साहब वाला एपिसोड हुआ होगा, तो निश्चित तौर पर इसमें कई सारे लोगों की गलतियाँ हुई होंगी और अगर गलतियाँ हुई होंगी, तो सज़ा भी मिलनी चाहिए थी। खैर, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय कैसे ढूँढता है, ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। शहनवाज़ हुसैन को मंत्री बनाना था, बिहार से वो लोकसभा का चुनाव जीत कर आए थे। अब शहनवाज़ हुसैन साहब का दिल्ली में कोई ठिकाना नहीं था। उनके पास कोई लैंडलाइन फ़ोन नंबर भी नहीं था। ये बड़ा दिलचस्प वाकया दर्शकों को बता देता हूँ। लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था। लेकिन उमा भारती उन पे बहुत स्नेह रखती थी, अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। उमा भारती ने उनको मंत्री बनाने की लॉबिंग की थी और अटल जी ने उमा भारती को ये कह दिया था कि हाँ, हम उनको मंत्री बनाएँगे। हुकुमदेव नारायण यादव, जो बड़े लोकसभा में अपने भाषणों के लिए चर्चा में रहते हैं, उनको भी मंत्री बनने में नाम था। अब शहनवाज़ हुसैन को ये पता था कि मंत्री बनने में उनका नाम है क्योंकि उमा भारती जी ने उनको बता दिया था। हुकुमदेव नारायण यादव ने भी क्रॉस चेक कर लिया था। अब इनके पास फ़ोन ही नहीं आया। तो ये रात को हुकुम बाबू के यहाँ पहुँच गए। हुकुम बाबू कहते हैं हुकुमदेव नारायण यादव को, उनके पास पहुँच गए तो कह रहे, "अरे! तुमने तैयारी नहीं की, कल शपथ लेना है।" तो उन्होंने कहा कि, "नहीं, मेरे पास तो कोई फ़ोन आया नहीं।" तो उन्होंने कहा, "रुको।" तो उन्होंने अपने यहाँ से लैंडलाइन से प्रधानमंत्री कार्यालय के उस अधिकारी को फ़ोन मिलाया। तो कह रहा, "अरे सर, आप बहुत-बहुत धन्यवाद। हम तो सुबह से शहनवाज़ हुसैन जी का नंबर ढूँढ रहे हैं, किसी के पास उनका नंबर ही नहीं है, बात ही नहीं हो पा रही है।" तो वहाँ से उनकी बात हुई, तब शहनवाज़ हुसैन को पता लगा कि कल मुझे शपथ लेनी है, तो फिर आनन-फानन में जो सूट अपना सिलवाते हैं, उनके जो संपर्क है ना, वो बहुत सारे हैं। हमेशा से बहुत सारे संपर्क सूत्र हैं। तो इस तरह से शहनवाज़ हुसैन मंत्री बने। तो एक वो दौर था और एक ये दौर है। तो उस दौर में इस तरह की गलती हुई हो कि किसी नाम की वजह से किसी और ने शपथ ले ली हो, इस बात की संभावना मुझे बहुत कम दिखती है सच्ची। चलिए ठीक है, कोई सुने तब ना, कोई माने तब ना, ये झूठ का दौर है। राजनीति में दौर आते हैं उतार और चढ़ाव के। एक दौर आया था फेंकने का, जिसमें पहले फेंकने वाले इस देश को मिले अरविंद केजरीवाल। उनसे सीख कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीख ली और उन्होंने फिर इतनी लंबी फेंक दी कि केजरीवाल वहां तक नहीं पहुंचे और वो दिल्ली तक ही सिमट कर रह गए। अगली बार बीजेपी को लगा कि पंजाब में हम तो कांग्रेस को रोक नहीं सकते, तो उसमें कुछ वोल्ट ढीले कर उन्हें और फेंकने का मौका दिया और पंजाब छिन गया। केजरीवाल हर उस राज्य में क्यों आगे बढ़े जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी शासित एक भी राज्य में केजरीवाल क्यों नहीं बढ़े, उसका कारण जनता अब खुद समझ ले। केजरीवाल विकल्प किसके थे, केजरीवाल किसके लिए काम करते थे, और कल केजरीवाल को ही लेकर कानून बनाया। क्योंकि भाजपा में कई लोग इतने अक्लमंद हैं कि वो किसी को भस्मासुर नहीं बनाना चाहते हैं। भस्मासुर की कहानी सब लोग जानते हैं। भगवान शिव की एक भक्त ने तपस्या की, तो उन्होंने उसे, भगवान शिव हमारे जितने देवी देवता हैं उसमें सब में सरल और सुलभ हैं, हर जगह मिल जाते हैं। आप 3 दिन जल चढ़ाइए, कुछ न कुछ आपको दे देते हैं। तो भक्त ने प्रसन्न कर लिया। उन्होंने कहा, मोल क्या चाहता है कि हम जिसके सर पर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। यही काम केजरीवाल करने जा रहे थे कि जिसके सर पर हाथ रखें वही सत्ता से चला जाए। वो गुजरात चले गए। तो तत्काल ये लगा कि इस भस्मासुर को रोकना पड़ेगा। अब भस्मासुर ने शंकर जी पर हमला बोल दिया। शंकर जी भागे भागे इस देवी देवता के घर जा रहे थे, उसके अंत में भगवान विष्णु के घर पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, बताइए भोलेनाथ क्यों, क्या करें ऐसे ऐसे कि आप तो कुछ न कुछ नया कर डालते हो। तब भस्मासुर को एक महिला का रूप धर के उनके आगे जाके नृत्य करना जब उसे बताया गया, तो भस्मासुर से कहा कि रखो सर पे हाथ, ऐसे नाचते हैं। उसने अपने सर पर हाथ रखा और उसका अंत हुआ। यही केजरीवाल के साथ हुआ कि तुम गुजरात चले गए, ले जाए तो इसलिए गए कि कांग्रेस खत्म होगी, लेकिन कांग्रेस और वो सबको खत्म करके बीजेपी का विकल्प बनने लगे। तो फिर केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। अब जेल गए तो इस्तीफा नहीं दिया, तू डाल डाल में पात पात। अब सब जब इतना हुआ तो फिर सरकार को एक अब नियम लाना पड़ा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल जाएगा। अकेले केजरीवाल ने किया, सारे मुख्यमंत्रियों के लिए क्यों? क्योंकि भाजपा का
जो अंतर्मन था वो अब जवाब दे चुका है। आपको याद होगा पेमा खांडू रातों रात कांग्रेस के मुख्यमंत्री सभी विधायकों को लेकर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। 5-7 दिन बाद उन्हें कुछ पता लगा तो फिर वापस कांग्रेस में आए और फिर अंतिम दिन वो सारे विधायकों को भी ले गए जो बचे खुचे रह गए थे। ये खेल अब शुरू होगा जब ये कानून आ जाएगा। रात को मुख्यमंत्री भजनलाल की तरह किसी दल का होगा और सुबह कांग्रेस में सम्मिलित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कांग्रेस ने पाप नहीं किए हैं, पाप सबने किए हैं। किसी ने पाप बेहिंता किए, किसी ने कम किए। कम किए उन्हें जनता माफ करती रही, जिन्होंने ज्यादा किए हैं जब नाराजगी होगी तो उनके खुद के पाप धुल के अपने आप सामने आ जाएंगे। तो लोगों को समझने की जरूरत है, वक्त का और समय का इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन सबको याद आएगा कि आखिर क्या था, सच क्या था। सच सामने आने में वक्त लगता है, सच का इंतजार करना पड़ेगा। और इसी के साथ अब आपसे हम विदा लेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच इस देश के तमाम लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और आप नए दर्शक हैं तो निश्चित तौर पर आगे बढ़िए। शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी इस तरह की हर ब्रेकिंग स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप जानकारी के इस युग में सबसे आगे रहे।